साल 1587 है। एलिजाबेथ पहली इंग्लैंड के तख्त पर बैठी हैं। वो एक खतरनाक दुनिया में एक शक्तिशाली रानी है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन स्पेन नई दुनिया में विशाल इलाकों पर कब्जा कर चुका है। इन कॉलोनियों से सोना चांदी की नदियां बहती हैं, जो स्पेनिश ताज को अमीर बनाती हैं। एलिजाबेथ जानती हैं कि इंग्लैंड को इस नई दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। कॉलोनियों की दौड़ शुरू हो चुकी है। ये शक्ति, धन और राष्ट्रीय गौरव की दौड़ है। उपनिवेश बनाने के इंग्लैंड के पहले प्रयास कठिनाइयों से भरे हुए हैं। नई दुनिया एक विशाल और निर्दयी जंगल है। आदिवासी कबीले, कुछ दोस्ताना, कुछ शत्रुतापूर्ण, इस भूमि पर रहते हैं। अंग्रेजी बसने वाले उन चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। भूखमरी, बीमारी और देशी लोगों के साथ संघर्ष उनके शुरुआती प्रयासों को त्रस्त करते हैं। फिर भी एक नई दुनिया में एक नए जीवन का सपना बना रहता है। धन का लालच और धार्मिक स्वतंत्रता का वादा शक्तिशाली प्रेरक हैं। इंग्लैंड की महत्वाकांक्षा केवल बसने से परे। अंग्रेजी ताज अटलांटिक में स्पेनिश प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। रानी द्वारा स्वीकृत प्राइवेटर्स अमेरिका से खजाने से लदे स्पेनिश जहाजों का शिकार करते हैं। साम्राज्यों के इस संघर्ष में समुद्र युद्ध का मैदान बन जाता है। राष्ट्रों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। ये प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि रोनोक के लॉस्ट कॉलोनी की कहानी सामने आती है। सर वॉल्टर रैले महारानी एलिजाबेथ के पसंदीदा इंग्लैंड की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का नेतृत्व करते हैं। वह नई दुनिया में एक स्थायी अंग्रेजी बस्ती की कल्पना करते हैं। 1585 में रैले ने रोनोक कॉलोनी स्थापित करने के लिए सर रिचर्ड ग्रेनविले के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। हालांकि बसने का पहला प्रयास अल्पकालिक और परेशानियों भरा है। कॉलोनी को छोड़ दिया गया है, लेकिन रोनोक का सपना नहीं मरता। पहले रोनोक अभियान के झटकों से निराश नहीं, सर वॉल्टर रैले ने उपनिवेश बनाने के दूसरे प्रयास का आयोजन किया। इस बार स्थायी और आत्मनिर्भर बस्ती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले अभियान की तरह सैनिकों और साहसी लोगों को भेजने के बजाय रैले परिवारों की भर्ती करते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे नई दुनिया में एक नया जीवन बनाने के लिए उत्सुक हैं। 1587 के वसंत में जॉन व्हाइट के नेतृत्व में 115 उपनिवेशवादियों का एक समूह रोनोक द्वीप के लिए रवाना हुआ। उनमें व्हाइट की अपनी बेटी एलेनोर डेयर और उनके पति अनानियास डेयर भी हैं। उनके आने के कुछ समय बाद एलेनोर ने एक बेटी वर्जीनिया डेयर को जन्म दिया, जो नई दुनिया में पैदा हुई पहली अंग्रेजी बच्ची थी। वर्जीनिया डेयर का जन्म उपनिवेशवादियों के लिए आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रोनोक को अपना घर बनाने के उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है। उपनिवेशवादी घर बनाने, फसल लगाने और स्थानीय मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में सेट करते हैं। जीवन कठिन है, लेकिन बसने वालों में आशावाद की भावना है। उनका मानना है कि वे इस नई भूमि में एक नए अंग्रेजी समाज की नींव रख रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण और समृद्ध अस्तित्व की उनकी उम्मीदें जल्द ही धराशायी होने वाली हैं। कॉलोनी का सुदूर स्थान और इंग्लैंड और स्पेन के बीच बढ़ता तनाव रोनोक पर एक लंबी छाया डालता है। जॉन व्हाइट, एक कुशल कलाकार और मानचित्रकार, को नई रोनोक कॉलोनी का गवर्नर नियुक्त किया गया है। उसे कॉलोनी के विकास की देखरेख करने और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। व्हाइट अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं, एक कार्यशील बस्ती स्थापित करने और पड़ोसी मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वह एक सक्षम नेता हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपनिवेशवादी अभी भी इंग्लैंड से आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अटलांटिक के पार यात्रा लंबी और खतरनाक है, और स्पेनिश हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। कॉलोनी की अनिश्चित स्थिति को पहचानते हुए व्हाइट अनिच्छा से आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण के लिए इंग्लैंड लौटने के लिए सहमत हो जाता है। वह अपनी बेटी, पोती और अन्य उपनिवेशवादियों को पीछे छोड़ देता है, जल्द से जल्द लौटने का वादा करता है। व्हाइट का जाना रोनोक कॉलोनी के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह यह मानकर निकलता है कि कुछ ही महीनों में उसका अपने परिवार और अन्य उपनिवेशवादियों के साथ पुनर्मिलन हो जाएगा। वह उन घटनाओं की श्रृंखला का पूर्वाभास नहीं कर सकता था जो उसकी वापसी में देरी करेंगी और उन लोगों के भाग्य को सील कर देंगी जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। कॉलोनी का अस्तित्व उसके इंग्लैंड वापस सुरक्षित मार्ग और बहुत जरूरी सहायता के साथ लौटने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।
जॉन व्हाइट इंग्लैंड पहुंचे तो पाया कि देश स्पेन के साथ युद्ध की कगार पर है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने और महारानी एलिजाबेथ को हटाने के इरादे से युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा, स्पेनिश आर्मड़ा, एकत्र किया है। इंग्लैंड इस अस्तित्वगत खतरे का सामना करने के लिए अपने सभी संसाधनों को जुटाता है। स्पेन के साथ आसन्न युद्ध ने रौनक लौटने की व्हाइट की योजना को अस्त व्यस्त कर दिया। प्रत्येक उपलब्ध जहाज और नाविक को युद्ध के प्रयास में शामिल किया जाता है। रौनक लौटने के लिए जहाज सुरक्षित करने की व्हाइट की दलीलों पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसे प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी चिंता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके परिवार और कॉलोनी का भाग्य अधर में लटका हुआ है। स्पेन के साथ युद्ध आगे बढ़ता है और रौनक में व्हाइट की वापसी में देरी होती है। वह हताशा में देखता है क्योंकि जहाज नई दुनिया के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन कोई भी उसे वापस उसकी कॉलोनी में नहीं ले जाता है। वह अपनी बेटी, पोती और अन्य उपनिवेशवादियों के विचार से पीड़ित है, जो घटते संसाधनों और स्पेनिश हमले या मूल अमेरिकी शत्रुता के निरंतर खतरे के साथ खुद को एक अजीब भूमि में छोड़ देते हैं। भाग 6। वापसी मौन में कॉलोनी गायब हो जाती है, एक रहस्य छोड़कर। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जॉन व्हाइट आखिरकार रौनक वापस आने का रास्ता सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे ही व्हाइट का जहाज रौनक द्वीप के पास पहुंचता है, एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत करता है। एक बार की हलचल भरी बस्ती सुनसान है। एकमात्र सुराग एक पोस्ट पर उकेरा गया एक शब्द है, क्रोएटोन। व्हाइट को इस विनाशकारी वास्तविकता से जूझना पड़ा कि उसका परिवार और कॉलोनी चले गए हैं। भाग 7। क्रोएटोन पहेली। एक खोई हुई कॉलोनी के सुरागों को उजागर करना। पोस्ट में उकेरा गया शब्द क्रोएटोन रौनक के लॉस्ट कॉलोनी के आसपास के रहस्य का केंद्र बिंदु बन जाता है। व्हाइट तुरंत शब्द के महत्व को पहचान लेता है। क्रोएटोन पास के एक द्वीप का नाम है, जो एक मूल अमेरिकी जनजाति का निवास स्थान है, जिसके साथ उपनिवेशवादियों ने अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था। क्या उपनिवेशवादी क्रोएटोन जनजाति के साथ शरण लेने गए थे, या नक्काशी में और अधिक भयावह अर्थ था? व्हाइट क्रोएटोन द्वीप की जांच करने के लिए बेताब है, लेकिन तूफानों की एक श्रृंखला ने उसे द्वीप तक पहुंचने से रोक दिया। अपनी खोज को छोड़ने के लिए मजबूर वह इंग्लैंड लौट जाता है, खोई हुई कॉलोनी के रहस्य से दुखी और प्रेतबाधित। पीछे छोड़ा गया गुप्त संदेश अंतहीन अटकलों और बहस का स्रोत बन जाता है। क्रोएटोन नक्काशी के अर्थ के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि उपनिवेशवादी स्वेच्छा से या दबाव में क्रोएटोन द्वीप पर स्थानांतरित हो गए थे। दूसरों का सुझाव है कि यह व्हाइट के लिए छोड़ा गया एक संदेश था, जो उसे उनके नए स्थान पर निर्देशित करता था। हालांकि आगे के सबूतों के बिना नक्काशी का सही अर्थ खुद उपनिवेशवादियों के भाग्य की तरह मायावी बना हुआ है। भाग 8। समय के साथ खोया। रौनक के भाग्य के बारे में सिद्धांत और अटकलें। रौनक उपनिवेशवादियों के गायब होने ने सदियों से इतिहासकारों और शौकिया खोजकर्ताओं की कल्पना को मोहित किया है। उनके भाग्य की व्याख्या करने के लिए अनगिनत सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो प्रशंसनीय से लेकर अजीबोगरीब तक हैं। कुछ का मानना है कि उपनिवेशवादियों को स्थानीय मूल अमेरिकी आबादी में आत्मसात कर लिया गया था, या तो अंतर्जातीय विवाह या गोद लेने के माध्यम से। दूसरों का अनुमान है कि वे बीमारी, भुखमरी या अन्य मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संघर्ष का शिकार हुए। अधिक सट्टा सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि उपनिवेशवादियों पर स्पेनिश सैनिकों द्वारा हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया, या कि वे एक प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान या सूखे के शिकार थे। कुछ का तो यह भी सुझाव है कि उपनिवेशवादी अलौकिक शक्तियों का सामना करते थे या एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जबकि इन सिद्धांतों में ठोस सबूतों का अभाव है, वे रौनक के आसपास के स्थायी रहस्य पर प्रकाश डालते हैं और अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण खोजने की मानवीय इच्छा। हाल के पुरातात्विक खोजों ने लॉस्ट कॉलोनी के भाग्य पर नया प्रकाश डाला है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। रौनक और क्रोएटोन बस्तियों दोनों से जुड़े स्थलों पर खोजी गई कलाकृतियों से पता चलता है कि कुछ उपनिवेशवादी वास्तव में क्रोएटोन जनजाति के साथ एकीकृत हो सकते हैं। हालांकि निश्चित सबूतों की कमी, जैसे कि सामूहिक कब्रें या क्रोएटोन द्वीप पर यूरोपीय शैली की बस्तियां, उपनिवेशवादियों के साथ अंततः क्या हुआ, इसका सवाल अनुत्तरित रहता है। भाग 9। रौनक की स्थायी विरासत।
एक रहस्य जो कल्पना को मोहित करता है। रॉनोक की लॉस्ट कॉलोनी नई दुनिया में शुरुआती यूरोपीय खोजकर्ताओं और बसने वालों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों और अनिश्चितताओं की एक भूतिया याद दिलाती है। यह महत्वाकांक्षा, कठिनाई और अंततः अस्पष्टीकृत डिसअपैरिशन की कहानी है। रॉनोक के आसपास का रहस्य सदियों बाद भी हमें आकर्षित और मोहित करता रहता है। अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और कथा साहित्य को प्रेरित करता है। रॉनोक की विरासत ऐतिहासिक जिज्ञासा के दायरे से परे है। ये सावधानीपूर्वक योजना, सतत संसाधन प्रबंधन और स्वदेशी आबादी के साथ सम्मानजनक संबंधों के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। लॉस्ट कॉलोनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की खोज, जबकि अक्सर नेक आदर्शों से प्रेरित होती है, दुखद और अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। जवाबों की तलाश आज भी जारी है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने रॉनोक की पहेली को एक साथ जोड़ना जारी रखा है, इस उम्मीद में कि कॉलोनी के गायब होने के पीछे के सच का पता लगाया जा सके। लॉस्ट कॉलोनी के रहस्य को निश्चित रूप से सुलझाया जाएगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि रॉनोक की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी, हमें रहस्य की स्थायी शक्ति और अतीत को समझने की स्थायी मानवीय इच्छा की याद दिलाती रहेगी।